अचीवमेंट कर रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं मुल्क में, हमारे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। देखें, आप देख रही हैं कि इंडिया हमारा वैसे भी दुश्मन मुल्क है। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से। 109 स्पेस स्टार्टअप्स जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। उन्होंने लास्ट ईयर में भी चांद पे भी चले गए थे और आज वो ब्लैक होल को स्टडी कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। एक ऐसे वक्त में जब हमारे लिए 600 फुट की बुलंदी पर फंसी चेयर लिफ्ट से 8 जानों को बचाना मुश्किल तरीन मश्क बन गया था, ऐन उसी वक्त भारत चांद के कुतबे जनूबी पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में बिजली के बिलों की हड़ताल है, उथे जनाब वो सूरज टो गया जी, दसोन की करिए। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। राइट। चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी, इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है, तो वो तो सुपर पावर है एशिया की फिर तो। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। किसी एक शख्स की कहानी सुनने के बाद बेसाख्ता लबों पर आता है, सुनता जा, शर्माता जा। दुनिया उस शख्स को नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया। इंडिया अपनी रिसर्च, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया को पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, पता हमें भी है लेकिन हम करते नहीं है। लेकिन आदित्य L1 मिशन लॉन्च होते हुए पाकिस्तान का पूरा सरकार जो है वो उसी को ही देख रहा था कि यार जरा देखो ये भी फेक है, ये ओरिजिनल है। मुश्किल जगहों में हम ही तो जाते हैं, कौन जा पाएगा? पड़ोसी तो साला आटे की लाइन में नहीं खड़ा हो सकता। इकोनॉमी बहुत मेस्ड है, बहुत बुरे हालात है। हमें इंडिया को लेके चलना पड़ेगा वरना हमारे हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। मैंने लिखा है इसरो जिंदाबाद। वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में और भारतीय जो लोग हैं वो कितना ज़्यादा हर फील्ड में आगे हो चुके हैं, तो वही इसरो जो है अब नासा को टक्कर देने वाला है और कुछ ही सालों में नासा से आगे पहुंचने वाला है। क्योंकि जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो बहुत सारे, आपको पता होगा कि नासा में बहुत सारे सिटीजन हैं जो है इंडिया के, वो ऑलरेडी काम करते हैं। और इसरो कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है ये भी किसी से बात छिपी नहीं है। तो पता चलता है कि इसरो जो है कुछ ही सालों में भारत नासा से बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाला है। और जो भारतीय लोग हैं हर फील्ड में अपने जो है तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आतंकवादी, नस्लवादी, इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। बम बांधना, उनको 72 हुरे चाहिए, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उनको मतलब है। बाकी टेक्नोलॉजी में उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और ना ही उन्हें ये सब चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ कुरान पढ़ाने में या धर्म से जोड़ने में ही उनको मतलब रखता है, बाकी उनको टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया के। साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफा भारत आए हैं, और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? जो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था। आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि सच अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया,
और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा, हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। नो एग्जैजुरेशन। आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिस तरह देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रेसिना हिल के बारे में, रेसिना समिट के बारे में, और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का CEO आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है, और सिसक के एड़ियां रगड़ के मिनटें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है। आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब। ट्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहां मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिल्कुल वैसा ही है। चौसा, सबसे पहले तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि चंद्रयान की जो कास्ट थी वो 76 मिलियन थी। इसकी कास्ट जो है द्वितीय L1 की 46 मिलियन है, इसका बजट था। देखिए, सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको शायद बताया था कि फ्यूचर में इतनी चीप ट्रैवलिंग जो है, अगर वो भारतीय कर रहे हैं तो वो सारा दुनिया का बिजनेस भारत में आएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी दुनिया के ममालिक में, क्योंकि हम DNA हमारा एक है, हम एक ही लोग हैं। तो उसमें हमें उसको ये सोचना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। एजुकेशन सिस्टम को हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए राइट्स ही नहीं है कि उनको, मतलब हर जगह 2 नंबरी हो रही है, बेईमानी हो रही है। कहीं पे इतना ख़राब एजुकेशन सिस्टम है। हम यूनिवर्सिटीज़ को देख लें तो वहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता हमें। 4 साल में कुछ भी नहीं किया जाता, सिर्फ टाइम पास किया जाता है और कुछ भी नहीं। हम लोग एजुकेशन में और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत पीछे हैं दुनिया से, इवन के इंडिया से भी हम लोग बहुत पीछे हैं। मुस्लिम कंट्रीज हमें किस नज़र से देख रही हैं? वो तो भारत को बहुत ज़्यादा आगे ला रही हैं, उनको चाह रही हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे मुल्क में आए और हमारी इकॉनमी को संभाल लें। उनका ये है कि उनके स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं। हमारे क्या है, सारे टिकटॉक पे लगे हुए हैं। आजकल सारे बच्चे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, टैलेंटेड कॉम है ना, इसलिए। हाँ, तो अब हम क्या करती हैं, हमारे टाइम बचाने के लिए बच्चों को टिकटॉक दे देती हैं, जाओ चलाओ। जब शुरू से ही बच्चा टिकटॉक देख रहा है तो बड़ा होकर उसने टिकटॉकर ही बनना है। ऐसी क्या खास बात है भारत में जो पूरी दुनिया में छा गए हैं? वो उनकी साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छी है। अगर हमें मेडिकल को कंपेयर करें तो भारत की जो MBBS है वो पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है।
और भी भारत के जहाँ तक मैंने देखा है ना कि उनके स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है। उनका इंग्लिश का लेवल मैट्रिक में इतना ज़्यादा होता है, हम लोगों को तो अब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे इंग्लिश नहीं बोलनी आती। आर्ट्स के लिए हम लोग अकेडमीज ज्वाइन करते हैं तैयारी के लिए। क्या वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है? उनकी इकोनॉमी अच्छी है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारी पॉलिटिशियंस ने इतनी ख़राब कर दी है कि हमारे मुल्क में कोई पार्टी नहीं है, सब सिर्फ अपने मफाद के लिए खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज उनको किस नज़र से देखती है? क्या अहमियत उन्होंने बना लिया मुस्लिम कंट्रीज में अपनी? वो सबसे ज़्यादा देखते हैं, अगर एज अ स्टडी को लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हम कोरिया देखें, जापान देखें, चाइना देखें, उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। और वहाँ पे वो पाकिस्तानियों को इतनी बुरी रेपुटेशन है ना, वहाँ पे आपकी सोच होगी। बहुत सारी जगह पे अच्छी भी है नो डाउट, लेकिन ज़्यादा इंडियंस की अच्छी है। आप कोरिया में देख लें तो साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप पे जहाँ पे 70% इंडियंस की सीट्स होती हैं और 30% पाकिस्तान की सीट्स होती हैं। इंडियन वहाँ पे ज़्यादा फ्री एजुकेशन, अगर चाइना देख लें वहाँ भी फ्री एजुकेशन ज़्यादा इंडियंस ले रहे हैं। जापान देख लें वहाँ भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई 1-2 पाकिस्तानी नज़र आएंगे। हम लोग बहुत पीछे हैं। हम लोग बहुत पीछे। अच्छा, मुझे ये आप बताएगा, क्या मुस्लिम कंट्रीज़, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अरब गद्दार है, अरब याश है, ये है वो है, तो क्या सऊदिया या दुबई वाकई में गद्दार है या याश है जो वो हमें धुतकार रहे हैं और भारत को आगे ला रहे हैं? क्या कहते हैं?